हिमालय क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से अतिवृष्टि और भूस्खलन, खासकर इन दो परिस्थितियों की वजह से बहुत सारी, जिसे हम प्राकृतिक आपदाएं कह रहे हैं, वो घटनाएं हमें देखने में आ रही हैं। हालांकि इसकी वजह निश्चित है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ और उससे यहाँ के मौसम चक्र में भी बदलाव आया। बारिशें इरेटिक हो गई, कभी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई, कभी जो है सूखा आ रहा है। ये दोनों परिस्थितियाँ हम झेल रहे हैं। हालांकि ये परिस्थितियाँ सिर्फ हिंदुस्तान में, हिमालय क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो खतरे में इलाके हैं इस बदलाव में, वो है हिमालयन राज्य और भारतवर्ष के कोस्टल रीजन्स। आजकल मैं देखता हूँ कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो भी सब इसी परिघटना का परिणाम है। हिमालय में जो मुख्य कारण दिखते हैं वो दिखते हैं कि यहाँ का जो बारिश तंत्र है वो, उसमें कुछ बदलाव है। बारिशें यहाँ पर दो मुख्य प्राकृतिक घटनाओं के से होती हैं। एक होता है कि जो सर्दियों की बारिशें हमारी होती हैं वो पश्चिमी विक्षोभ से आती हैं। भूमध्य सागर के इलाके से वो जो गर्मी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं का तूफान सर्दियों में आता है, वो सर्दियों की बारिशें लाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद और मार्च अप्रैल में उसको, अप्रैल मई में उसको वापस होना चाहिए था। अब वो बारिशें जो हैं वो नवंबर दिसंबर के बजाय जनवरी फरवरी में आ गई और जून जुलाई तक जो है वो बारिशें रिट्रीट नहीं हो रही हैं, वो हवाएं वापस नहीं जा रही हैं। मॉनसून की जो इस बार वेस्टर्न मॉनसून का जो तीव्रता थी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह भी बहुत ज़्यादा तापमान वृद्धि है, समुद्र में हवाएं बहुत तेज़ आ रही हैं। और परिणाम स्वरूप जब हिमालय की इन घाटियों में भारी नमी वाली मॉनसून की हवाएं आई और ऊपर ठंडे होने की वजह से वो कई जगह जो है पहाड़ ने आगे जाने से जब उनको रोका तो वहाँ पर भारी बारिशें हुई, जिसको हम कई जगह कुछ हद तक क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, बादल फटना कह रहे हैं। और हम मानते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे के अंदर में हो जाए, मतलब 100 mm बारिश 1 घंटे में, तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जा रहा है आजकल। वो घटनाएं बहुत जगह हुई और उसके होने से जो भारी वर्षा है, सिर्फ वही नहीं बल्कि उससे कम भी बारिश से जो है भूमि में कटाव हुआ, भूस्खलन हुआ, जिसे लैंडस्लाइड हम कह रहे हैं। पूरे इस बार मॉनसून आपके जून के 20, 21, 22 जून को मॉनसून आई। मॉनसून के आते ही पहले दिन हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में ये झेला। धर्मशाला में, खनियारा में एक पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट उस फ्लड से गया, उसके कुछ मजदूर उनकी जानें गई। आपके मनाली में, आपके ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के सेंज के इलाके में और इस इलाके में, और उसके थोड़े दिनों बाद 30 जून को फिर से पूरे सराज घाटी में हमने देखा कि लगातार जंजैली से छतरी तक और करसोग तक भारी नुकसान हुआ। और ये जो 40 किलोमीटर की वैली है, जंजैली वैली, बाखड़ी नाड़, इसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई। 500-600 लोगों के घर गए, आदमियों की भी बहुत जनहानि हुई है, पशु बहुत गए हैं, खेत बगीचे जंगल सब बह गए। ये घटनाएं घटी। इसी तरह से उत्तराखंड में हम देख लीजिए, अभी दराली में क्या हुआ है, उसकी बातें समझ आती है कि भूमि कटाव क्यों इतनी तेजी से हो रहा है, लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं। एक तो भारी बारिश आ रही है, दूसरी बात हमने जंगलों का, पुराने जो प्राइमरी फॉरेस्ट है वो शायद तब तबाह हुए और नए फॉरेस्ट लगे भी हैं कुछ जगह नंगी धरतियां हैं, या भूमि के उपयोग में हमें बदलाव किया। एक तो यह है। दूसरे है कि बड़ा निर्माण किया गया, सब जगह बड़ी भारी सड़कें खोदी, कई जगह डैम्स बने, कई जगह दूसरे प्रोजेक्ट्स बने, उनका मलबा नदी नालों में डाल दिया। उसका परिणाम भी ये हुआ कि वो जो है वो सारा मलबा बन के जो है नदी में बह गया, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। ये तो है इन इलाकों की बात जिनमें मैं कह रहा हूँ जो अल्पाइन पास्चर के इलाके नहीं हैं। अब तो अल्पाइन पास्चर और ट्रांस हिमालय में घटनाएं घट रही हैं। पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ, 2-3 हफ्तों से
ये कभी सिसु में, कभी से ऊपर उसके और आगे लाहौल के अंदर बहुत जगह फ्लड आ रहे हैं। लोग कह रहे वहाँ बादल फटा, बादल क्या फटा, बारिश की वजह से शायद पीछे से बर्फ बड़ी तेजी से आई होगी। यही दराली में भी हुआ, बहुत पीछे बर्फीले इलाके में ग्लेशियर पिघल गए होंगे या ग्लोफ जिसे कहते हैं वो होगा। ऐसी घटनाएं लगातार, और ये हैरानी की बात है कि लाहौल में बहुत जगह बादल फट रहे, बहुत जगह इस बार फ्लड आए। ये बहुत भयानक परिस्थिति है। हम बार बार कह रहे हैं, देखिए ये बड़ा निर्माण रोकिए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तबाही का कारण बना 4 लेन। कुछ सालों से हम देख रहे हैं, पहले हाइडल प्रोजेक्ट थे, पूरी किन्नौर की वैली तोड़ी है हाइडल प्रोजेक्ट ने। आज लगातार किन्नौर की सड़क डिस्टर्ब्ड है। अब पूरा मनाली कीरतपुर हाईवे बर्बाद हो गया, चलने लायक नहीं है। कई साल तक हम इस झेलेंगे। ये सब 4 लेन ने किया। ये हैं, एक तो जिम्मेवार ये बड़ा निर्माण है जिसमें सरकारी और निजी व्यापारिक एजेंसियां जो है जिम्मेवार है। दूसरे है कि छोटी गांव की विकास की सड़कें भी ऐसी अनियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से बनाई, उनका मलबा भी कहीं डाल दिया, जेसीबी के ड्राइवर को इंजीनियर बना दिया। और ठेकेदारों ने, जो गांव के ठेकेदारों ने पॉलिटिकली वो बहुत गलत तरीके से हर कहीं से कटिंग कर दी, सड़कें बना दी, वो भी मलबा उब जा रहा है। तीसरा है लोगों का निर्माण। लोगों ने भी निजी घर ऐसे ही बनाए। सरकारी संस्थान तो खुले ही खुले नदियों के किनारे पर, निजी घर भी बने नदी नालों के किनारे। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, ये लगातार रिवाज पड़ता जा रहा है, क्योंकि हमने सड़कें नदी घाटियों से निकाली और वहाँ पर नई बस्तियाँ बननी शुरू हो गई, वहाँ बाजार बन गए, गवर्नमेंट ने भी कुछ इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए और लोगों ने वहाँ घर बना दिए। अब जहाँ जहाँ भी नुकसान हो रहा है, अब कल यहाँ पर बंजार में फिर बादल फटा है, श्रीखंड महादेव में, उसकी एक धारा जो है रामपुर की तरफ को गई, गानवी में जहाँ पिछले साल फिर नुकसान हुआ था। मैं गया था समेज में, जहाँ बहुत से लोग मरे थे पिछले साल, मैं वहाँ भी गया था। और वहाँ कुरपन नदी में भी गया था, बागी पुल में। मेरे को क्या समझ आया कि ये सब जगह लोग नदी के किनारे बसे। इस बार फिर वही बस स्टैंड गानवी का, अभी देखो कल फिर हुआ। और इधर को दूसरी धारा उसकी जो है उसी श्रीखंड महादेव से वो आती है तीर्थर रिवर की तरफ, पलाचन नदी। और पलाचन ने भी आप देखिए बठाड़ में कुछ होम स्टेज को, कुछ दुकानों को, कुछ घरों को नुकसान किया, गाड़ियां चले गई, नदी के किनारे होटल बना दिए सारी जगह। ये परिणाम हैं इसके। अरे भाई कुछ हटो दूर, नदी को इनक्रोच करो। मैं गया था जब पिछली बार बागी पुल में, मैं पूछा बागी पुल क्या होता है, बोले जी बागी गांव ऊपर है। अब जब ये सड़क आई तो पुल के पास, नदी के पास जो पुल बना उसका नाम बागी पुल रखा और वहाँ पर बाजार बन गया। पिछले साल फ्लड आया और बाजार जो है आधा टूट गया, बह गया, आदमी भी गए उसमें। ये हम अपने लिए मौत मना रहे हैं। थुनाग की बात मैं बता रहा हूँ, थुनाग में भी यही हुआ, नदी में बस गए। सरकार ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल दिए, कॉलेज, एसडी ऑफिस, क्या नहीं खोले वहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, और आपका IPH का डिवीजन, पता क्या क्या दफ्तर बना दिए। और वहाँ बड़ा मार्केट बन गया नाले में, जहाँ कुछ सालों पहले घराट होते थे। अभी दराली की बात भी जब सुनते हैं उत्तराखंड की, तो वो जो अंग्रेज जो था एक सिपाही जिसने जंगल काटे थे, उससे कहानी चलती है। और उसके बाद वो जंगल काट के पिछले 100 साल में, 100-150 साल में वहाँ उस जगह बस गए लोग, और आज वो हम परिस्थिति देख रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यहाँ निर्माण जो है वो यहाँ देख के करिए। एक तो ये नदी नालों के नज़दीक निर्माण ना करें, ज़मीन को देखिए पक्की है कि नहीं है, और वाटरशेड का हमेशा ध्यान रखिए। भाई कहाँ जंगल लगना है, कहाँ से पानी की निकासी होनी है, कहाँ पक्की जगह वहाँ बसाहट बननी है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। और फिर हम एक और अधिक नाजुक परिस्थिति में हैं, जिस बात को अभी हमने देखा नहीं है। 1905 में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा का भूकंप आया था। उस वक्त कहते सरकारी आंकड़े कि 10-15 हज़ार लोग मरे थे, हालांकि बहुत ज़्यादा मरे थे। आज अगर भूकंप आएगा और इस तरह का हमारा निर्माण है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है जोन 4 और जोन 5 में भूकंप संवेदी इलाका है, और इसमें फॉल्ट है, क्रैक्स हैं ज़मीन के नीचे, हम जहाँ बैठे हैं। तो ये सब का अध्ययन उपलब्ध है। सरकार को
इस पर नियम बनाने चाहिए कि इन एरिया में नहीं बसाहट हो, यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना किया जाए। ये सब प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए जो है ना विकास किया जाना चाहिए था। नहीं तो हम एक बात तो मान लीजिए, जलवायु परिवर्तन तो इरिवर्सिबल है, वो तो होगा ही होगा। बारिशें और इरेटिक होंगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब है कि हम बचाव क्या कर सकते हैं, उसकी तरफ सोचना चाहिए, ये मेरा कहना है। और उसके लिए हमें वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, साइंस का जो है उपयोग करना पड़ेगा। जो जानकारियां पुरानी लोगों के पास हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा, उस ढंग से निर्माण करना पड़ेगा। नहीं तो हम अपने लिए बहुत बड़ा संकट ला रहे हैं पूरे हिमालय के क्षेत्र में। और कृपा करके सरकारें ध्यान दें कि ऐसी नीति बनाएं। हम बार बार कई सालों से कह रहे हैं कि हिमालय के विकास के लिए हिमालय नीति होनी चाहिए, जो वहाँ की स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए, वहाँ के हालातों को देखते हुए बननी चाहिए। उसके भूगर्भीय अध्ययन हो, उसके वहाँ के वाटरशेड का अध्ययन हो, पानी के बहाव का अध्ययन हो, ये सब चीज़ें देखते हुए जो है इस तरह से वहाँ पर निर्माण होने चाहिए थे। और कम से कम ये बड़ा निर्माण पर तो एकदम रोक लगनी चाहिए, ये मेरा कहना है। धन्यवाद।